50 में 4 रोटी 2 सब्जी। हरिनगर गांव के अंदर दीनानाथ नाम का एक सेठ रहा करता था, जो कि गांव वालों का हमेशा भला चाहा करता। उसका बेटा मोहन शहर से पढ़ाई करके अपने गांव वापस आया था। दीनानाथ उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे बहुत गर्व है तुझ पर मेरे बेटे। अब मैं चाहता हूँ कि तू गांव में रहकर इस गांव की देखभाल करे। ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी आप? मैं इतना पढ़ लिख कर इसीलिए थोड़ी आया हूँ कि अब मैं गांव में रहकर अपनी सारी पढ़ाई को बर्बाद करूँ। मैं शहर जाकर कोई काम शुरू करना चाहता हूँ। कैसी बात कर रहा है बेटा तू? यहाँ तेरे घर वाले हैं, तेरा खुद का गांव है, तेरी जमीन है, फिर ये सब कुछ छोड़कर तुझे शहर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं गांव का देहाती गवार नहीं बनना चाहता, इसीलिए। पिताजी मैं बस यहाँ आप लोगों से मिलने आया हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर दीनानाथ और मोहन के लिए पानी लेकर उनके घर के नौकर का बेटा रघु आता है और उसे देखकर दीनानाथ कहता है, अरे रघु तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? सेठ जी वो बहुत बीमार है, इसीलिए कुछ दिन उनकी जगह मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। लेकिन तुम तो पढ़ाई कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ? आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब मैं इस गांव के अंदर कोई छोटा मोटा व्यापार करना चाहता हूँ, बस एक बार पिताजी ठीक हो जाएं। दीनानाथ को ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जो कुछ भी वो अपने बेटे में चाहता था वो सब कुछ रघु के अंदर था। ऐसे ही मोहन कुछ दिन गांव में रहकर वापस शहर लौट जाता है और शहर के अंदर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट डाल लेता है। तो वहीं दीनानाथ रघु के अंदर की चतुराई और समझदारी देखकर एक दिन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, मैंने सुना है रघु कि तुम गांव के अंदर अपना कोई व्यापार डालना चाहते हो, कुछ सोचा है इसके बारे में? नहीं मालिक, अभी तो कुछ नहीं सोचा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा व्यापार डालूं जो कम ही पैसों में ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकूं और अपनी छोटी बहन की शादी करवा सकूं। चलो आज मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। दीनानाथ ये बोलकर रघु को एक टूटे फूटे ढाबे के पास लेकर आता है। उस ढाबे को देखकर रघु हैरान होता है और कहता है, ये सब क्या है मालिक? आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? ये जगह मैंने अपने बेटे मोहन के लिए खरीदी थी। मैं चाहता था कि वो यहाँ पर गांव वालों के लिए एक छोटा सा ढाबा खोले जहाँ पर हम सस्ते में खाना बेच सके, लेकिन वो तो शहर में रेस्टोरेंट खोलकर बैठ गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये ढाबा तुम संभालो। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, तुम बस मुझे ब्याज समेत वो पैसे चुकाते रहना। रघु ये बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसका सपना सच होने वाला था। वो दीनानाथ के पैरों को छूकर उसका आशीर्वाद लेता है और अगले दिन से ही ढाबा शुरू कर देता है। उसके ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, 4 रोटी और 2 सब्जी, साथ में वो रायता भी दिया करता। रघु बेटा तुम्हारे हाथों का स्वाद बहुत अच्छा है। सच में 50 रुपए में तुम इतना सब कुछ दे रहे हो, खाकर मजा आ जाता है। सच में रघु बेटा तुम्हारे हाथों का गर्मा गर्म खाना खाकर बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल से आशीर्वाद है कि तुम हमेशा ऐसे ही तरक्की करो। तभी दीनानाथ भी वहाँ आता है। वो भी 50 रुपए की थाली खाता है जिसमें उसे 2 सब्जी और 4 रोटी मिलती है, साथ में रायता भी था। दीनानाथ ने जैसे ही वो खाया उसकी आंखें भर आई। उसे ऐसे हाल में देखकर रघु ने उसके पास आकर कहा, क्या बात है सेठ जी, आप बड़े उदास नजर आ रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? और आपकी आंखों में आंसू क्यों? अगर आज मेरा बेटा काबिल होता तो वो तुम्हारी जगह इस ढाबे को चला रहा होता। बस सोचता हूँ तो उदास हो जाता हूँ। सच में तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छा स्वाद है। आज मुझे मेरी माँ के हाथों के स्वाद की याद आ गई। रघु जब ये बात सुनता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो दीनानाथ का बहुत सम्मान किया करता था। ऐसे ही मौसम बदलता है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। रघु कई जरूरतमंद और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया करता और अपने बचे हुए समय को दीनानाथ की सेवा करने में भी गुजारा करता था। एक दिन जब वो दीनानाथ का समाचार लेने उसके घर जाता है तो दीनानाथ अपना दिल पकड़कर लेटा हुआ था। रघु उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ जाने पर डॉक्टर कहता है, अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर लेकर आ गए। हमारी टीम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेगी। उनके परिवार वालों को कॉल कर दीजिए कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अब रघु बिना किसी देरी के मोहन को शहर कॉल कर देता है और दीनानाथ का पूरा परिवार भी जमा हो जाता है। दीनानाथ अभी भी बेहोश था और उसे 2 दिन के लिए अस्पताल में ही एडमिट रखा जाता है। मोहन जब अस्पताल से घर जा रहा होता है तभी उसकी नजर रघु के ढाबे पर जाती है, जिसे देखकर वो एक आदमी से पूछता है, अरे ये क्या, पहले तो इस गाँव में ढाबा नहीं था, अभी ढाबा कहाँ से आ गया? अरे ढाबा दीनानाथ भाई साहब ने रघु के लिए खोला है। वैसे तो ये आपको मिलने वाला था, लेकिन आपने शहर में रेस्टोरेंट खोल लिया, इसीलिए ये ढाबा रघु को दे दिया। वो 50 रुपए में 2 सब्जी और 4 रोटी देता है और रायता मुफ्त में। वो आदमी ये बोलकर चला जाता है, जिसके बाद मोहन अपने मन में कहता है,
धत्तेरे की, वहाँ शहर जाकर मैंने जो रेस्टोरेंट खोला उसमें मुझे बहुत ज्यादा घाटा हो गया और मैं वैसे भी घाटे में चल रहा था, पर शर्म के मारे गाँव नहीं आ पा रहा था। अब मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, रघु से ये ढाबा भी हड़प लूंगा और उसके बाद अपने बाप की नजर में इज्जत भी कमा लूंगा। अब यही होता है। अगले दिन रघु जब अपना ढाबा खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पर मोहन आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ रघु, आज से ढाबा तुम नहीं मैं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने ये ढाबा मेरे लिए खोला था। भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके पिताजी ने ये ढाबा मुझे दिया था तो फिर ये मेरा हुआ। मैंने जब इस ढाबे को लेने से इनकार कर दिया था तब उन्होंने ये तुम्हें दिया है, लेकिन अब मैं ढाबा लेने के लिए फिर से आ गया हूँ, तो ये ढाबा मेरा है, चलो जाओ यहाँ से। रघु आगे कुछ बोलने की सोचता, लेकिन तभी उसे दीनानाथ का वो प्रेम याद आ जाता है जो वो अपने बेटे मोहन से करते थे। रघु बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब मोहन ने ढाबे पर खाने के दाम बढ़ा दिए थे। वो 100 रुपए में 4 रोटी और 2 सब्जी दिया करता था, जिस वजह से ढाबे पर कम लोग आ रहे थे। वहीं दीनानाथ को अस्पताल में इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो सीधा मोहन के ढाबे पर आते हैं और उसे एक थप्पड़ लगाकर कहते हैं, तुझे क्या लगता है मुझे दिल का दौरा क्यों आया था? मुझे पता चल गया था कि तूने मेरे शहर का मकान बेच दिया है और उससे रेस्टोरेंट खोला है, और वो रेस्टोरेंट पूरी तरह से डूब गया है। टेंशन की वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ मुझे देखने के बहाने आएगा और रघु का कारोबार छीन लेगा। मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और मोहन माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। जब मेरा शहर में नुकसान हुआ और आप बीमार थे तो मैं लालच में आ गया था। मुझे ऐसा लगा कि सब गांव वालों को ये लगेगा कि मैं आपकी चिंता करते हुए गांव वापस आया हूँ और गांव में आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए ढाबा संभाल रहा हूँ। लेकिन मैंने रघु का हक मारने की कोशिश की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ पर रघु आता है और कहता है, सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि मोहन इस ढाबे को चलाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ढाबे से मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं अपनी छोटी की शादी आराम से कर सकूंगा। नहीं, ये ढाबा सिर्फ इसीलिए नहीं चलाया गया है ताकि तुम अपनी छोटी की शादी कर सको और अपने कर्तव्य से फ्री हो सको, बल्कि इसीलिए चलाया गया है ताकि तुम गरीब और मजबूर लोगों को 50 रुपए में भरपेट खाना खिला सको और उन्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैं वादा करता हूँ सेठ जी, ना ही मैं कभी इस खाने का दाम बढ़ाऊंगा और ना ही कभी गुणवत्ता के साथ कोई भी खिलवाड़ करूंगा। आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं आपका यकीन कभी नहीं तोड़ूंगा। जिसके बाद ऐसे ही रघु अपना ढाबा चलाता रहता है। तो वहीं मोहन अब वापस शहर चला जाता है और वहीं कोई और प्राइवेट नौकरी करने लगता है। रघु ऐसे ही गरीबों को 50 रुपए में भरपेट खाना खिलाया करता, जिससे गरीब लोग भी उसे दुआएं दिया करते और दीनानाथ का मान सम्मान गाँव में और ज्यादा बढ़ जाता है। गरिमा सुन, मैं बर्तन धो देती हूँ, तू जरा सब्जी बनने रख दे। नहीं नहीं, मुझसे सब्जी जल जाएगी माँ, आप ही देखो ये सब्जी वब्जी। लाओ मैं बर्तन धो देती हूँ। अरे मैं खड़ी हूँ ना, तू देख ले ना। बिल्कुल नहीं, मैं झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, पर ये सब्जी वब्जी का काम भैया आप ही देखो। अरे तेरे ससुराल में भी मैं खाना बनाऊंगी क्या? चुपचाप यहीं खड़ी रहे और सब्जी बना, जब देखो बहाने बनाती रहती है। गीता की बात सुनकर उसकी बेटी गरिमा ने कढ़ाई में तेल डाला, मसाले डाले और फिर आलू और मटर भी डाल दिए और फिर बारी आई पानी डालने की। गरिमा ने धीरे धीरे और हिसाब से पानी डाला और सब्जी को एकटक देखने लगी। तभी, अच्छा सुन, मैं जरा छत पर कपड़े सुखाने के लिए डालकर आती हूँ, सब्जी देखती रहना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। गीता के जाने के बाद काफी देर तक गरिमा सब्जी को घूर घूर कर देखती रही और फिर जब वो बोर होने लगी तो उसने मोबाइल खोला और उसमें फनी वीडियोस देखने लगी। वीडियो देखकर वो बस हंसे जा रही थी। इसमें कैसे वक्त गुजरा उसे पता ही नहीं चला। और फिर जब गीता छत से वापस लौटी, गैस बंद कर दी थी ना? ओह शिट, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं। गरिमा ने जैसे ही कढ़ाई का ढक्कन हटाया तो उसने देखा कि सब्जी रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखी थी, जिसमें तरी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हाँ, पर सब्जी जलने से बच गई थी। थैंक गॉड। देखो माँ, सब्जी जलने नहीं दी मैंने, बिल्कुल परफेक्ट बने आलू मटर। देखो, परफेक्ट की बच्ची, इसकी तरी कहाँ गई है? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ऊपर से पानी डाल दूं क्या? हाँ हाँ, पानी क्यों, पेट्रोल डाल देना, कम से कम किसी चीज का तो स्वाद आएगा। है मम्मी, सच में पेट्रोल डाल सकते हैं क्या? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? देखना ससुराल जाकर रोज मुझे ही गाली खिलवाएगी। रोज की तरह उस दिन भी गरिमा ने जादू कर दिखाया था। वो देखते ही देखते रोज सब्जी में से तरी गायब कर देती थी और फिर शाम को, लाओ भाई खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। क्या पापा, आप खुद का ढाबा चलाते हो और फिर भी भूखे रहते हैं? अरे पगली, अब रोज रोज कौन शाही पनीर या मटर पनीर खाता है? हैं?
सबसे बढ़िया होता है घर का खाना। लाओ अब जल्दी से खाना लगाओ। वैसे क्या बनाया है? वो पापा, मैंने आज आलू मटर की सब्जी बनाई है, अब कुछ अलग तरह से। वाह, आलू मटर! तो एक काम करो, रोटी के साथ साथ चावल भी ले आओ। नहीं नहीं पापा, आप भरोसा रखो, आपको चावल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब रोटी से ही मजा आएगा आपको। तो उसमें बिना तरी के आलू मटर देखकर उसके पिता महेश का तो चेहरा ही उतर गया। लाख कोशिशों के बावजूद गरिमा तरीदार सब्जी बना ही नहीं पाती थी और उसकी वजह थी उसकी फोन देखने की आदत। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर गरिमा की शादी हो गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके ससुराल वाले खाने के मामले में बहुत सख्त और नक चढ़े थे। और फिर गरिमा की पहली रसोई के दिन। ये लीजिए पापा जी, ये मटर पनीर, ये आलू मटर और ये तुरई की सब्जी। है? पर बहू ये सब इतना सूखा सूखा क्यों है भाई? पापा जी वो ये कुछ नई स्टाइल की सब्जी है, अब सूखी ही बनती है। चलो आज तो ठीक है, पर बहू कुछ तरीदार भी होना चाहिए। अब बताओ इन सूखी सब्जियों से हम चावल कैसे खाएं? सॉरी मम्मी जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। गरिमा को उस दिन बहुत बुरा लगा और उसने तय किया कि वो आगे से तरी का ख्याल रखेगी। अगले दिन उसने बढ़िया अंडा करी बनाने की सोची। उसने कढ़ाई में मसाले, पानी और अंडे डाले और उसे प्लेट से ढक दिया। लेकिन कब उसके हाथ मोबाइल तक पहुंच गए उसे खुद मालूम नहीं चला। फिर जो होना था वो हो ही गया। अंडे जलने से तो बच गए, लेकिन अंडा करी की तरी ऐसे उड़ गई जैसे गधे के सिर से सींग। मर गई, आज तो पक्का मर गई, अब नहीं बचूंगी। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, जल्दी से फिर से अंडा करी बना देती हूँ। उसके पति सुरेश की आवाज आई। गरिमा, मैं और पापा जी लेट हो रहे हैं, जल्दी खाना लाओ भाई। गरिमा ने कांपते हाथों से अपने ससुराल वालों के सामने सब्जी ले जाकर रख दी। न उसमें करी थी और न तरी। ये क्या बनाया है तुमने बहू? वो मम्मी जी अंडा कर ड्राई अंडे। इन्हें बॉयल अंडे कहते हैं गरिमा, ये तो हम खा लेंगे, पर सब्जी तो लाओ। जी यही है जो है, वो तरी सूख गई। अरे सूख गई कि जल गई? देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी ये नई नई डिशों को खाकर मुझे जो है कब्ज हो गया है। अरे पूरा पेट छिला जा रहा है मेरा। तुम कुछ तरीदार बनाओगी तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना एक दिन हम ऐसे ही सूखे सूखे मर जाएंगे, समझ रही हो ना? अब की बार ओम प्रकाश और सरला की आवाज में गुस्सा था। अगले दिन गरिमा ने कसम खा ली कि वो तरीदार आलू टमाटर की सब्जी बनाकर रहेगी। उसने सारे मसाले डाले और पानी डाला। ही मोबाइल पर कई तरह के वीडियोस आ गए जिसमें एक से बढ़कर एक शेफ नुस्खे बताने लगे कि कैसे तरी एकदम परफेक्ट बनाई जाए। ये देखकर गरिमा बहुत खुश हुई और फिर वो एक एक करके सारे वीडियोस देखने लगी। और फिर अब देखती हूँ कि कैसे मेरी तरी जलती है। ये कहकर गरिमा ने मोबाइल साइड में रखा और फिर जैसे ही गरिमा ने कढ़ाई का ढक्कन खोला तो देखा कि टमाटर काले पड़ गए थे, आलू भी पथरीले से हो गए थे, कढ़ाई अमावस की रात की तरह काली हो चुकी थी और तरी वो तो स्वर्ग से धार ही चुकी थी। और फिर रही सही कसर पूरी तब हुई जब गरिमा, पापा और मैं लेट हो रहे हैं, जल्दी लाओ ना खाना, और सुनो प्लीज कुछ तरीदार लाना यार। ये सुनकर अब की बार गरिमा का खून भी सूख गया। वो थकी हारी मरी सी अपनी कढ़ाई लेकर आई और उसने वो शानदार और यादगार करामाती सब्जी अपने ससुराल वालों के सामने रख दी। अब वो ऐसे ही खड़ी थी जैसे कोई सिर कलम की सजा पाने को हाथ बांधे खड़ा रहता है। उस दिन गरिमा को जमकर गरियाया गया। फिर रोते हुए उसने अपना बैग पैक किया और अपने मायके चली आई। अरे क्या हुआ, तू ऐसे सूखे पत्ते की तरह परेशान क्यों खड़ी है? बस माँ, ये सूखापन ही मेरी जिंदगी ले डूबा। गरिमा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। ये सुनते ही गीता ने उसके हाथ से फोन छीना और उसे पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। माँ, ये क्या किया आपने? बिल्कुल ठीक किया तुमने गीता। अब देखना, तेरी हर सब्जी तरीदार बनेगी। अब उठा अपना बैग और चल, तुझे तेरे ससुराल छोड़कर आते हैं। ससुराल पहुंचकर गरिमा की माँ गीता सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बहन जी, इसे माफ कर दो, आगे से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। अरे पर बहन जी, इससे तरीदार सब्जी बनी नहीं सकती कभी। बनेगी बनेगी, देखना आज से ही बनेगी। इसकी माँ ने सब सिखा दिया है, विश्वास कीजिए। अगर ऐसी बात है तो आप लोग भी आइए और शाम का खाना हमारे साथ ही खा के जाइएगा, है? इसके बाद सभी लोग खाने की मेज पर बैठकर बातें करने लगे और गरिमा बिना मोबाइल के पहली बार वो रसोई में काम कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिना आत्मा का शरीर बस कहीं चले जा रहा है। उसने मसाले डाले, अच्छे से भुना, फिर पानी डाला और फिर अंडे। फिर बिना कहीं ध्यान भटकाए वो एक टक सब्जी की आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अंदर से आवाज आई, थोड़ा तरी का ध्यान रखना गरिमा।
आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। हाँ, इस बार सब ठीक होगा। अपनी माँ और सास की बातें सुनकर गरिमा ने कढ़ाई की ओर देखा और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली और कढ़ाई का ढक्कन खोल दिया। उसकी आंखों के सामने लजीज तरीदार अंडा करी बनकर तैयार थी। फिर खाने की मेज पर जैसे ही उसने उस सब्जी को देखा तो हर कोई हैरान रह गया। वाह गरिमा, न ज्यादा न कम, न फीकी न तीखी, क्या तरी है। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, अब से ये रोज ऐसी बढ़िया तरीदार सब्जी बनाएगी। पर ऐसा भी क्या कर दिया आपने बहन जी, जो हमारी बहू एक ही दिन में सीख गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा सिखा दिया जो पहले कभी नहीं सिखा पाई थी। उस दिन सभी ने गरिमा की दिल खोलकर तारीफ की। खासकर उसका पति सुरेश तो बहुत ही खुश था और अपनी यही खुशी जताते हुए उसने गरिमा से कहा, इतनी स्वादिष्ट अंडा करी मैंने आज तक नहीं खाई। सच में कमाल कर दिया गरिमा तुमने। जी कर रहा है तुम्हें कुछ इनाम दूं। हाँ, मैं कल ही तुम्हें नया मोबाइल दिलाता हूँ। नहीं। नहीं। माधेपुर गांव में मनोज अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत उसकी बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गया था, जिसके बाद अपनी बेटी प्राची की परवरिश की खातिर उसने दूसरी शादी कर दी। कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी शोभा ने भी एक बेटी को जन्म दिया। प्राची अपनी सौतेली माँ को बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था। प्राची की सौतेली माँ शोभा भी उसे खूब प्यार करती थी, लेकिन सौतेली माँ बेटी के आपसी प्यार से शोभा की सगी बेटी नीतू अपनी सौतेली बहन से खूब चिढ़ती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सारा का सारा लाड प्यार सिर्फ उसे ही मिले। जब वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उन दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहता हूँ, ताकि दोनों बहनें हमेशा एक साथ एक ही घर में रह सकें। ऐसा रिश्ता मिल गया है जी। कल ही मेरी पड़ोस वाली सरला काकी से बात हुई थी। उसने ही मुझे बताया था कि 2 भाई हैं, दोनों भाई अपनी अपनी खेती करते हैं। उनके बीच पहले से ही सब कुछ बटा हुआ है, इसलिए कल को दोनों भाइयों के बीच झगड़ा भी नहीं होगा। तो हम 2 दिन बाद लड़के वालों से मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। फिर 2 दिन बाद सारी बात आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद दोनों बहनें शादी कर अपने ससुराल आ जाती हैं। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। उन दोनों की शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वो भाई खूब मन लगाकर अपने खेतों में काम करते, लेकिन जब फसल बनकर तैयार हुई तो एक रोज तेज बारिश के चलते उनकी सारी फसल खराब हो गई। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ न कुछ ठीक हो जाएगा। उधर नीतू भी इस बात से खूब परेशान थी। अब हम क्या करेंगे? तुम भी ना, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। सारी फसल खराब हो गई ना। अब इसमें मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि सारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज दिन पर दिन सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे प्राची? आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बहुत ही अच्छी रुमाली रोटी और कतई कबाब बना लेती हूँ। शादी से पहले मैं अक्सर बनाती थी। मेरे हाथ की कतई कबाब और रुमाली रोटी सबको बड़ी पसंद आती थी। मैं सोच रही थी कि अपने गांव में ऐसा एक भी ठेला नहीं है, तो क्यों ना मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर बेचूं। नीतू को भी इस वक्त घर चलाने में मुश्किल हो रही होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम शुरू कर लेंगे। मैं आज ही इस बारे में जाकर उससे बात करूंगी। शाम को प्राची अपनी बहन नीतू के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन नीतू तो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करती थी। ये प्राची की बच्ची ना बड़ी चालाक है। मैं जानती हूँ ये सब क्यों कर रही थी, ताकि इस काम के लिए मैं भी पैसे लगाऊं, साथ ही बड़ी होने के नाते सारा काम मुझ पर ही डाल देगी। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? बताना तूने क्या सोचा। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अब बता क्या करना है। नीतू ने बड़ी ही चालाकी से बात घुमाते हुए कहा, लेकिन दीदी मैं तो पहले ही खुद का रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला खोलने के बारे में सोच चुकी हूँ, और वैसे भी हम दोनों एक ही ठेले पर काम करेंगे तो हमारी इतनी अच्छी कमाई भी नहीं होगी। हम दोनों को अलग अलग ठेले पर काम करना होगा ताकि हमारी कमाई भी दुगनी हो। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी का ठेला लगा लूंगी और तुम अपना रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला लगा लेना। और मैं जानती हूँ मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, इससे तुम्हारा ठेला भी खूब चलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। आई बड़ी मेरी बराबरी करने वाली। कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपनी अपनी बचत से काम शुरू कर देती हैं और बीच बाजार में ठेला लगा लेती हैं। प्राची मैदे में नमक डालकर उसकी रुमाली रोटी और साथ ही कबाब का चूरा बनाकर उसमें मसाले डालकर बनाकर तैयार कर लेती है। उसके कतई कबाब साथ में हरे धनिये पुदीने की चटनी और सलाद की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं। अरे वाह, इस ठेले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, कबाब
सिर्फ कबाब नहीं भाई साहब, बल्कि कतई कबाब की खुशबू है ये। अच्छा, ये तो पहली बार नाम सुना है। मेरे लिए बना दो जल्दी से। प्राची जल्दी से कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर देती है, जिसे खाते ही ग्राहक अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह बहन जी, क्या कमाल का स्वाद है आपके इस कथई कबाब में। भाई मजा आ गया। कितने रुपए हुए? जी 60 रुपए। अच्छी बात है, ये लीजिए। कुछ भी कहो, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। शुक्रिया भाई साहब। वैसे सामने वाले ठेले पर मेरी बहन रुमाली रोटी और कोरमा बनाकर बेच रही है। आप उसके हाथ का बना खाना भी चखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, आप कहती हैं तो जाकर देखता हूँ। अब वो नीतू के ठेले पर भी जाते हैं, लेकिन ग्राहकों को जो स्वाद प्राची के हाथों के बने खाने में आता है, वो नीतू के खाने में नहीं। हमें तो आपकी बहन ने भेजा था ये कहकर कि आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो स्वाद आपकी बहन के हाथों में, वो आपके हाथों में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब, इसके खाने में वो स्वाद नहीं है। हम बेकार ही पैसे खर्च कर दिए। हाँ हाँ, तो जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे ठेले के आसपास फटक भी मत जाना, समझे? ना जाने इसकी रुमाली रोटी और कतई कबाब में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे खाने में नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अच्छे पैसे कमाने लगेगी और मेरा ठेला कहीं बंद ना हो जाए। नहीं, उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि ये अपने इस कतई कबाब का मसाला कैसे तैयार करती है, कि उसमें ऐसा कुछ तो जरूर डालती है जिससे मसाले का स्वाद बढ़ जाता है। उसी शाम वो अपनी बहन के घर जाकर उससे ये रेसिपी सीख लेती है और अगले दिन से ही वो भी बाजार में रुमाली रोटी और कतई कबाब का ठेला लगा लेती है, जिससे अब प्राची के ठेले के साथ साथ नीतू के ठेले पर भी ग्राहक आने लगते हैं। वाह बहन जी, आज तो आपने भी बहुत ही अच्छे कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाई है। हाँ, इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आधे दाम में थोड़ा बहुत टेस्ट ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। दरअसल नीतू जब आधे दाम में कतई कबाब रुमाली रोटी के साथ बनाकर बेच रही थी, जिससे ग्राहक थोड़ा सस्ता खाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। अब मजा आएगा। अब इसके ग्राहक हुए मेरे, और अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो मैं इसका ठेला यहाँ से हटवा कर ही रहूंगी। अब वो अपनी ही बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगती है और एक रोज शाम को घर जाते हुए वो एक आदमी को कुछ पैसे देने लगती है। तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने दे दिए, अब मेरा काम अच्छे से होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, सब काम बराबर होगा। अगले दिन जब प्राची शाम को अपना ठेला लेकर घर लौट रही थी, उसे लौटने में थोड़ा अंधेरा हो गया। तभी जग्गा नाम का गुंडा वहाँ आ गया और उसने प्राची से सारे पैसे लूट लिए, साथ ही उसका ठेला भी तोड़ दिया। साथ ही प्राची को डराकर वहाँ से भगा देती है। जब ये बात नीतू को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा उसका ठेला तोड़वाकर। अब तो बस मैं ही पूरे बाजार में छाई रहूंगी। अब हर कोई मेरे ही ठेले पर आएगा और मैं खूब पैसे कमाऊंगी। लेकिन उसकी ये बात उसका पति सुन लेता है और उसे अपनी पत्नी पर बड़ा ही गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? जिसने तेरी इतनी मदद की, तूने उसी के साथ कितना गलत किया। जानती हो मेरे पास ठेला खोलने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी बहन ने अपनी बचत से मुझे पैसे दिए ताकि तुम ठेला खोल सको। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे मन में उनके लिए इतना जहर घुला है कि तुमने अपनी ही बहन का ठेला उजाड़ दिया। ये सब सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन के घर जाकर उससे माफी मांगती है। साथ ही उसका ठेला भी ठीक करवा देती है। प्राची भी उसे माफ कर देती है और उस दिन के बाद दोनों बहनें साथ में मिलकर रुमाली रोटी और कतई रोल का ठेला लगाती हैं और खूब पैसे कमाती हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।